ओके, तो आज क्या डेट है? आज क्या डेट है? 28 सर। 28/09/2022 सुबह के 7 बजे हैं। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ डीएसटी। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ डीएसटी। तो पहले हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। क्योंकि मैंने आपको बोला कि डीएसटी हम यूजुअली करते हैं कोहेशनलेस सॉइल्स के लिए, सच एज सैंड्स के लिए, बिकॉज ऑफ द क्विक ड्रेनेज। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द क्विक ड्रेनेज तो हम यहाँ पे काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट जो प्लॉट करूंगा वो मैं प्लॉट करूंगा ऑफ सैंड। ठीक है, मैंने आपको बताया क्योंकि डीएसटी हम यूजुअली करते हैं सैंड्स के लिए बिकॉज ऑफ द क्विक ड्रेनेज। तो यहाँ पे जो मैं रिजल्ट्स प्लॉट करूंगा वो मैं प्लॉट करूंगा सैंड्स के लिए। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन करो देखेंगे, okay, this is the shear stress and this is the strain। तो करो कुछ ऐसे, कुछ सॉइल्स के लिए ये करो कुछ ऐसे मिलता है, कुछ सॉइल्स के लिए ऐसे मिलता है, एंड कुछ सॉइल्स के लिए ऐसे हमें मिलता है। ऐसी करो हमें मिलती है डेंस सैंड्स के लिए, ऐसी करो हमें मिलती है लूज सैंड्स के लिए, और ये वाली करो हमें मिलती है मीडियम सैंड्स के लिए। ठीक है, अब आपको पता है डेंस सैंड्स में यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे स्ट्रेस जो है पीक वैल्यू पे पहुंचता है, फिर उसके बाद स्ट्रेस डिक्रीज होता है, अल्टीमेटली कांस्टेंट रहता है, बट द स्ट्रेन इंक्रीजेस, स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इस पीक पॉइंट पे डेंस सैंड्स में स्ट्रेस इंक्रीज, पीक पॉइंट पे स्ट्रेस पहुंचने के बाद स्ट्रेस थोड़ा डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज, फिर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज होता है फिर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे कांस्टेंट रहने के बाद फिर डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चूंकि डेंस सैंड्स में एक और कंपोनेंट होता है दैट इज इंटरलॉकिंग। डेंस सैंड्स में एक और कंपोनेंट होता है शेयर स्ट्रेंथ का, दैट इज इंटरलॉकिंग। तो यहाँ पे जो है इंटरलॉकिंग डेंस सैंड्स में टूट जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस वापस डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, एंड अल्टीमेटली किसी पॉइंट पे फेलियर आता है। जबकि अगर हम लूज सैंड्स की बात करें, लूज सैंड्स में पीक वैल्यू नहीं मिलता है, डायरेक्टली हमें अल्टीमेट वैल्यू मिलता है, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस मिलता है जहां पे सॉइल ब्रेक होती है। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ यस सबको? ओके, सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, सो दिस वाज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ हम देखेंगे, दूसरा ग्राफ हम देखेंगे दैट इज चेंज इन वॉल्यूम वर्सेस स्ट्रेन। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम वर्सेस shear strain। So this is the change in volume,
this is positive change, and this is negative change. This is the strain. तो अगर हम देखेंगे यूजुअली जब स्ट्रेस आता है तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है नॉर्मली, लाइक दिस इन केस ऑफ लूज सैंड्स। बट अगर हम डेंस सैंड्स की बात करें, डेंस सैंड्स में भी पहले वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है, बट फिर अचानक से उनमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर अचानक से उनमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो उसका मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या होता है। जब इंटरलॉकिंग ब्रेक होती है तो सॉइल पार्टिकल थोड़ा दूर दूर भागते हैं, जिसकी वजह से जो है वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अभी आपने देखा यहाँ पे एट पीक वैल्यू इंटरलॉकिंग ब्रेक होती है, तो जब इंटरलॉकिंग ब्रेक होती है तो पार्टिकल थोड़े दूर दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास इंक्रीजेस या वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल इंक्रीजेस। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट इज void ratio versus strain. अब जब अगर सॉइल में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, सो दैट मीन्स उस सॉइल में वॉइड रेशियो भी डिक्रीज होगा। अगर सॉइल में क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स उस सॉइल में वॉइड रेशियो भी डिक्रीज होगा एंड ultimately it reaches a constant value which is known as critical void ratio. बट ये होता है इन केस ऑफ लूज सैंड्स में। बट अगर हम डेंस सैंड्स की बात करेंगे, डेंस सैंड्स में आपको पता है कि चूंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वॉइड रेशियो भी इंक्रीज होगा एंड अल्टीमेटली इट विल आल्सो रीच अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज नोन एज क्रिटिकल वॉइड रेशियो। क्लियर हुआ सबको? जी सर। ओके, सो दिस इज फॉर, ये ग्राफ इन सॉइल्स के लिए है, ये ग्राफ है डेंस सैंड्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी का फेलियर एनवेलप। नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं। अब डीएसटी में हम फेलियर एनवेलप कैसे प्लॉट करते हैं? डीएसटी में हम फेलियर एनवेलप कैसे प्लॉट करते हैं? तो आपने देखा अभी ड्यूरिंग द टेस्ट हम सिग्मा 1 का वैल्यू यहीं से देते हैं तो हमें मिलता है टाउ 1 का वैल्यू। सिमिलरली दूसरी रीडिंग में हमने सिग्मा 2 का वैल्यू यहीं से दिया तो टाउ 2 का वैल्यू मिला। सिग्मा 3 का वैल्यू हमने यहीं से दिया तो टाउ 3 का वैल्यू मिला एंड सिग्मा 4 का वैल्यू यहीं से दिया तो टाउ 4 का वैल्यू मिला। तो ये आपको 4 पॉइंट्स मिल गए। तो जब हमने दो एक्सिस बनाई बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस, इन एक्सिस पे हम क्या करते हैं, इन एक्सिस पे ये पॉइंट्स हम नॉर्मली प्लॉट करते हैं एंड वी ज्वाइन दीज पॉइंट्स बाय अ नियरेस्ट स्ट्रेट लाइन। हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं बाय अ नियरेस्ट स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने ज्वाइन किया। फिर आपको पता है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे वर्टिकल इंटरसेप्ट कितना है, दैट विल बी योर कोहेजन। एंड यहाँ पे हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, दैट विल गिव यू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्लियर हुआ सबको? फिर हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं? Sir, ये last point repeat कीजिए. हाँ, मैंने बोला फिर आपको क्या करना है,
ये जो फेलियर एनवलप बन गया, दिस इज द फेलियर एनवलप। ये जो लाइन आपने ज्वाइन की, ये है, इसी को हम बोलते हैं फेलियर एनवलप। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इस फेलियर एनवलप का इंटरसेप्ट कितना है वर्टिकल एक्सिस पे। वो है सी, वो होगा कोहेजन। और इस फेलियर एनवलप का देखना है एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, वो ये होगा फाई। तो यहां से आपको मिलेगा सी सीधा मेजर करना है और फाई भी सीधा मेजर करना है आपको इस ग्राफ से। तो मिल गए आपको सॉइल के शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। हो गया क्लियर? Yes, sir. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोहर सर्कल इन केस ऑफ डीएसटी। देखो, ड्यूरिंग द डीएसटी हमें सिर्फ एक ही प्लेन पे स्ट्रेस पता होती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हमें किसी भी प्लेन पे स्ट्रेस पता नहीं होती है। तो हम ड्यूरिंग द डीएसटी मोहर सर्कल प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने बोला ड्यूरिंग द डीएसटी हमें सिर्फ एक ही प्लेन पे स्ट्रेसेस पता होती है, वो हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम ड्यूरिंग द डीएसटी टेस्ट हम मोहर सर्कल को प्लॉट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आफ्टर द फेलियर, जब सॉइल फेल हो गई है, तो मोहर सर्कल हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द फेलियर, तो मोहर फेलियर होने के बाद हम मोहर सर्कल को प्लॉट कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, तो दिस इज द एक्सिस, ये होगा फेलियर एनवलप। ठीक है, दिस इज द टाउ एक्सिस, दिस इज द सिग्मा एक्सिस। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर सिग्मा एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये देखना है यहाँ पे। सो दिस विल बी द मोहर सर्कल, ये होगा मोहर सर्कल। और आपको पता है ये पार्ट जो है, ये वाला स्ट्रेस जो होगा, दिस विल बी सिग्मा 3, एंड दिस स्ट्रेस, ये वाला स्ट्रेस कितना होगा, ये वाला स्ट्रेस होगा सिग्मा 1, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये आपको पता है। अब फेलियर प्लेन कौन सा है, फेलियर प्लेन यहाँ पे है। बट अब आपको अगर देखना होगा फेलियर प्लेन का एंगल कितना है विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो आप नॉर्मली क्या करते, आप नॉर्मली यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ करते, फिर देखते इस लाइन का एंगल कितना है, वही एंगल होता है एंगल ऑफ द फेलियर प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। बट यहाँ पे मसला है। मसला क्या है, मसला ये है कि जो फेलियर प्लेन है वो हॉरिजॉन्टली है, और सॉइल इंजीनियरिंग में हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को रख मेजर प्रिंसिपल प्लेन रखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे तो फेलियर आता है, ये आपको पता है। अब आपको अगर देखना होगा फेलियर, इस फेलियर प्लेन का एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आप सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं अप टू द पोल, और यहाँ पे देखते हैं एंगल कितना है, वही एंगल होता फेलियर प्लेन का विद हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल प्लेन। बट यहाँ पे मसला ये है कि जो फेलियर प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन है मेजर प्रिंसिपल प्लेन रखते हैं। तो क्या इसका मतलब है मेजर प्रिंसिपल प्लेन में फेलियर आया है? नहीं, मेजर प्रिंसिपल प्लेन में फेलियर नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल प्लेन जो रोटेट हुए हैं,
इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल प्लेन्स रोटेट हुए हैं सच दैट फेलियर प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, सच दैट फेलियर प्लेन जो है वो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, लाइक दिस। क्लियर? समझ आया सबको? रिपीट करूं? रिपीट कर रहे हैं? फिर मेजर प्रिंसिपल प्लेन इंक्लाइंड ही रहेगी ना फिर। हाँ, इस केस में हम मानते हैं जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन है दोनों इंक्लाइंड है। ये जो मैंने दिखाया ना ऐसे, देखो अगर हम पहले ऐसे मानते थे, अब ऐसे ऐसे नहीं मानेंगे, अब हम मानेंगे कि वो रोटेट हुए हैं, प्रिंसिपल प्लेन जो है वो रोटेट हुए हैं। हो गया क्लियर? यस सर। अब देखो यहाँ पे, जब प्रिंसिपल प्लेन रोटेट हुए हैं तो यहाँ पे आपको फिर ये पॉइंट जो है, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट अब पोल नहीं कहलाएगा। जब प्रिंसिपल प्लेन्स रोटेट हुए हैं तो ये वाला पॉइंट पोल नहीं कहलाएगा। अब नया पोल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? नया पोल आपको निकालना पड़ेगा। अब नया पोल हम कैसे निकालते हैं? पॉइंट ऑफ फेलियर से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो मोहर सर्कल को किसी पॉइंट पे मीट करता है, मान लो पॉइंट पी पे। यही पॉइंट पी अब कहलाएगा नया पोल। दिस पॉइंट पी विल जो है यही अब नया पोल कहलाएगा। अब अगर आपको दिखानी होगी डायरेक्शन ऑफ माइनर एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मली कहां से होती है डायरेक्शन ऑफ मोहर सर्कल में, मैंने आपको दिखाई है। अब अगर आपको यहां पे देखनी हो डायरेक्शन ऑफ माइनर एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां से लेके ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है और यहां से लेके ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। सो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन, सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। एंड दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मेजर, सिर्फ डायरेक्शन, ठीक है? वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया सबको? यस रिपीट सर। रिपीट करना है किसी के लिए? सुंदुस, इफला, नो सर। वो सर हो गया clear। शीबा, नाइमा? जी सर, हो गया क्लियर। ओके। सर क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ डीएसटी। मेरिट्स ऑफ डीएसटी, सबसे पहला मेरिट डीएसटी का है कि सैंपल प्रिपरेशन इसमें इजी है, सैंपल प्रिपरेशन इसमें इजी है और टेस्ट जो है सिंपल है। एक तो सैंपल प्रिपरेशन भी इजी है और टेस्ट भी सिंपल है। दूसरा मेरिट इसमें यह है कि चूंकि थिकनेस सॉइल सैंपल की बहुत स्मॉल है, ठीक है, चूंकि थिकनेस सॉइल सैंपल की बहुत स्मॉल है, कितनी है, 25 mm है, उस वजह से ड्रेनेज क्विक होता है, और पोर वाटर प्रेशर जो है वो भी डिसिपेट क्विकली होता है। पोर वाटर प्रेशर जो है वो भी डिसिपेट क्विकली होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ड्रेनेज टेस्ट हमारे पास होते हैं सच एज सीडी या सीयू, उनमें बहुत कम टाइम लगता है, उनमें बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। तो मैंने बोला चूंकि इसमें सॉइल सैंपल की थिकनेस बहुत कम है, कितनी है, 25 mm है,
तो उस वजह से ड्रेनेज क्विक होता है और पोर वाटर प्रेशर भी डिसिपेट क्विकली होता है। इस वजह से जो हमारे पास ड्रेन टेस्ट है सच एज CD है या CU है, उनमें बहुत कम टाइम लगता है। तीसरा, ये आइडियली सूटेड है फॉर कंडक्टिंग CD टेस्ट। ठीक है, ये आइडियली सूटेड है फॉर कंडक्टिंग ड्रेन टेस्ट। ये आइडियली है फॉर सूटेड फॉर कंडक्टेड ड्रेन टेस्ट फॉर सैंडी सॉइल या कोहेशनलेस सॉइल। कोहेशनलेस सॉइल्स के लिए ये आइडियली सूटेड है। और नेक्स्ट जो है, इसका apparatus जो है वो रिलेटिवली चीप है। इसका apparatus जो है वो रिलेटिवली चीप है। क्लियर? यस सर। इस टाइम कोई नोट्स बना रहा है? यस सर। कौन कौन बना रहा है? सब बना रहे हैं। सब। ओके, सो मेरिट सबने लिखे? फिर मेरिट्स ऑफ DST सबने लिखे? यस सर। सर ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, दीज वर द मेरिट्स ऑफ DST। अब हम देखेंगे डिमेरिट्स। देखो, मेरिट्स में इतने सारे जो मेरिट्स है, ये सारे आपको एग्जाम में लिखने लिखने हैं। ठीक है, ये सारे मेरिट जो है ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए। अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ जरा मेरिट ऑफ DST, तो मेन मेरिट आपको ये दो है, इनफैक्ट यही है मेरिट नंबर 2। ये आपको जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, तो वाइवा में भी जब पूछा जाएगा मेरिट ऑफ DST तो मेन आपको बताना है, मेन ये है। बाकी जो बाकी मेरिट्स है ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए है। ठीक है, पेज इंक्रीज करने के लिए, पेज बढ़ाने के लिए है ना। आप देखो, चौथा मेरिट क्या है? रिलेटिवली चीप। अरे 18 लाख का इक्विपमेंट आता है, रिलेटिवली चीप। डिमेरिट्स ऑफ DST। सबसे पहला डिमेरिट इसमें ये है, करें स्टार्ट, करें कंटिन्यू? यस सर। पहला डिमेरिट इसमें यह है कि स्ट्रेस कंडीशंस में फेलियर पे पता चलती है। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशंस हमें यहाँ पे फेलियर पे पता चलती है। फेलियर से पहले हमें स्ट्रेस कंडीशंस पता नहीं होती है, उस वजह से फेलियर से पहले हम मोहर सर्कल को प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशंस हमें फेलियर में पता चलती है, फेलियर से पहले स्ट्रेस कंडीशंस में पता नहीं होती है, उस वजह से हम मोहर सर्कल को बिफोर फेलियर प्लॉट नहीं कर सकते। दूसरा ड्रॉबैक इसमें यह है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है फेलियर प्लेन पे यूनिफॉर्म नहीं है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर प्लेन पे यूनिफॉर्म नहीं है। एजेस पे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है और सेंटर पे कम फेलियर आ रहा है, जिसकी वजह से सॉइल सैंपल में प्रोग्रेसिव फेलियर आ रहा है। सॉइल सैंपल में कौन सा फेलियर आता है? प्रोग्रेसिव फेलियर। प्रोग्रेसिव फेलियर मींस पहले एजेस पे फेलियर आता है, फिर सेंटर पे फेलियर आता है, जस्ट लाइक टेयरिंग ऑफ पेपर, जिस तरह एक पेपर काटा जाता है। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि एंटायर शेयर स्ट्रेंथ हम यहाँ पे सॉइल एक साथ मोबिलाइज नहीं कर पाती है। ठीक है, एंटायर शेयर स्ट्रेंथ सॉइल एक साथ मोबिलाइज नहीं कर पाती है फेलियर प्लेन पे। ठीक है, अगर पूरे प्लेन पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता, अगर पूरे प्लेन पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तो सॉइल जो है अपनी पूरी शेयर स्ट्रेंथ एट अ टाइम अप्लाई करती। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि एजेस पे पहले ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो उसके बाद सेंटर पे आ रहा है,
तो सॉइल अपनी पूरी शेयर स्ट्रेंथ एट अ टाइम मोबिलाइज नहीं कर पाती है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब तीसरा ड्रॉबैक कि जो सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये डिक्रीज होता है एज द टेस्ट प्रोग्रेसेस। ठीक है, सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है एज द टेस्ट प्रोग्रेसेस, लेकिन हमारे पास ऐसा मेथड ही नहीं है यहाँ पे, या कोई अरेंजमेंट ही नहीं है जिससे हम सॉइल सैंपल का करेक्टेड एरिया निकालें। ठीक है, जिससे हम सॉइल सैंपल का करेक्टेड एरिया निकालें एट एनी स्टेज। तो उस वजह से फिर हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें स्ट्रेस निकालना पड़ता है तो वी ऑलवेज टेक इनिशियल एरिया। जब भी हमें स्ट्रेस निकालना पड़ता है तो वी ऑलवेज टेक इनिशियल एरिया। वो कितना होता है 60 क्रॉस 60 mm, जिसकी वजह से हमें जो स्ट्रेसेस का वैल्यू मिलता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। सो नेक्स्ट ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, ये आपको पता होनी चाहिए कि ओरिएंटेशन ऑफ द फेलियर प्लेन इज फिक्स्ड। फेलियर प्लेन की ओरिएंटेशन फिक्स्ड होती है। कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ठीक है, तो सॉइल यहाँ पे वीकेस्ट प्लेन के थ्रू फेल नहीं होती है, सॉइल यहाँ पे फेल हो रही है अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन, जबकि जरूरी नहीं है सॉइल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ही वीक प्लेन हो। सॉइल में कोई भी प्लेन हो सकता है, वीक प्लेन हो सकता है। हो गया? समझ आया सबको? समझ आया सबको? यस सर। जी सर। पांचवा पॉइंट ये है कि कंट्रोल ऑफ ड्रेनेज कंडीशंस इज वेरी डिफिकल्ट। हम ड्रेनेज कंडीशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑन ड्रेनेज कंडीशंस इज वेरी डिफिकल्ट। ड्रेनेज कंडीशंस को हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही मेजर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ पोर वाटर प्रेशर इज नॉट पॉसिबल। हम यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर भी मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर भी मेजर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता है जिससे हम पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर सके। सो दिस वाज सिक्स्थ। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ। हाँ, जो शेयर बॉक्स के दीवार है ना, द वॉल्स ऑफ द शेयर बॉक्स। ठीक है, शेयर बॉक्स में आपको पता है ये मेटेलिक बॉक्स होता है। अब एयर इस शेयर बॉक्स के जो वॉल्स होते हैं ना, साइड वॉल्स, वो एक लेटरल रेस्ट्रेन अप्लाई करते हैं सॉइल स्पेसिमेन में। ठीक है, और उसको डिफॉर्म होने नहीं देते हैं। बट वो लेटरल रेस्ट्रेन हम नहीं निकाल सकते हैं कितना है। ठीक है, जब हम लेटरल रेस्ट्रेन नहीं निकाल सकते हैं तो हम इसको इग्नोर ही करते हैं, जिसकी वजह से जो हमें स्ट्रेसेस मिलते हैं वो उनका वैल्यू एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द शेयर बॉक्स एक्सर्ट ए लेटरल रेस्ट्रेन। वो एक लेटरल रेस्ट्रेन अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सॉइल सैंपल में क्या होता है, जो स्ट्रेसेस का वैल्यू आता है वो एक्चुअल नहीं होता है। क्योंकि जब हम लेटरल रेस्ट्रेन मेजरिंग नहीं कर सकते हैं तो हम इसको माइनस कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो उस वजह से फिर हम इसको इग्नोर ही करते हैं। आया समझ सबको? यस सर। रिपीट करना है किसी के लिए? किसी के लिए रिपीट करना है? नो सर। तो तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें न्यूमेरिकल रहते हैं, हमें पहले भी न्यूमेरिकल्स है, इससे पहले भी हमें 2 न्यूमेरिकल्स है, और यहाँ पे भी डीएसटी का एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल आपको करना है, ताकि आपको क्लियर हो हम कैसे निकालते हैं वायरस पैरामीटर्स।
लेकिन वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। यस सर। डॉस क्लास आज देनी है? यस सर देंगे। चलो फिर आज के लिए काफी है। यस सर। यस सर। और कल मेहरबानी, मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, कल कॉलेज में नहीं आ रहा हूँ, तो कल सुबह मैं लंबी क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब लोगों को मत कब कॉलेज आना है। हाँ या ना बताओ ना। सर थर्सडे कर सकते हैं छुट्टी। चलो मुझे बताना, अकॉर्डिंगली बताना मुझे व्हाट्सएप पे। तो फिलहाल क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।